नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। केंद्र की सीएए कानून पर अधिसूचना जारी करने के साथ ही साथ कल पूरे देश में सीएए कानून लागू हो गया और एक तरफ जहां बीजेपी ने सीएए कानून लागू करके अपना वादा निभाने की बात कही है, मोदी की गारंटी पूरा करने की बात कही है, तो वहीं विपक्ष के गलियारों में हलचल कायम है। एक तरफ ममता बनर्जी बंगाल में इसका विरोध करती हुई नजर आ रही हैं, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से अपना विरोध यहां पर जताया और साफ तौर पर सीएए कानून पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के गलियारों में सीएए कानून लागू होने के बाद क्या कुछ राजनीतिक हलचल चल रही है, क्या रुख है विपक्षी खेमे का, और साथ ही साथ बीजेपी किस तरह से सीएए कानून के सहारे राम मंदिर और सीएए 370 इन तमाम मुद्दों को लेकर 24 की नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है। आज हम इसी पे करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले एक नजर डालें इस रिपोर्ट पर। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल सीएए के नोटिफिकेशन के आते ही दिल्ली के मजनू के टीला में रहने वाले रिफ्यूजी बहुत खुश हुए, जमकर जश्न मनाया। लेकिन दिल्ली के एक फैसले से यूपी की सियासत में मार्च के महीने में ही गर्मी बढ़ गई है। सीएए पर केंद्र सरकार ने फैसला लिया तो बताया कि इस फैसले से भ्रम में न आए, ये फैसला सिर्फ नागरिकता देने के लिए है, इससे किसी की नागरिकता पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यूपी में सबसे पहले इस मामले में बयान आया तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। बीजेपी सरकार ये बताए कि उसके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, और फिर केयर फंड का भी। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाया। हालांकि उन्होंने इस कानून का विरोध नहीं किया, बल्कि सरकार के इस फैसले से फैले हुए संदेह को दूर करने के लिए कहा। मायावती ने एक्स पोस्ट पर लिखा, केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को अब ठीक चुनाव से पहले लागू करने के बजाय इसको लेकर लोगों में जो संदेह, असमंजस व आशंकाएं हैं, उन्हें पूरी तरह से दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाना ही बेहतर है। हालांकि सपा सांसद एसटी हसन ने सरकार पर पक्षपात के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस कानून में मुस्लिमों को अलग रखना ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। एसटी हसन ने कहा, क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान से कोई मुस्लिम प्रताड़ित होकर भारत नहीं आ सकता? मुसलमानों को नहीं मिलेगी। क्या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से कोई मुस्लिम प्रताड़ित होकर यहाँ नहीं आ सकता? बहुत से ऐसे सेक्ट्स हैं जो अलग अलग हैं। तो हमारा तो उस वक्त भी ये कहना था कि आप इस सबको दे दिए, जो प्रताड़ित होकर आ रहा है उसकी पूरी इंक्वायरी हो, इंक्वायरी होने के बाद उसका चाल चलन देखने के बाद उसको नागरिकता मिल जानी चाहिए। आपने स्पेशली मुसलमानों को उसमें सेपरेट कर दिया कि साहब वो वहां बहुसंख्यक हैं, वो प्रताड़ित नहीं होते। क्या यहाँ पे दलित प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं? बहुसंख्यक तो वो भी हैं। बहुत से ऐसे होते हैं कि सेक्स में जो एक दूसरे को प्रताड़ित करते हैं, अहमदिया मुसलमान हैं, प्रताड़ित नहीं होते क्या? फिलहाल सरकार की तरफ से साफ है कि हमने जो कहा उसे पूरा किया, लेकिन चुनावी समय में से लाने पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। ऐसे में इतना जरूर है कि लोकसभा चुनाव में सीएए की चिंगारी एक बड़ी आग में बदलने वाली है और जातिगत राजनीति को मुद्दा बनाने वाले लोगों के सामने धर्म का कार्ड माना जा रहा है, और इसकी कार्ड ढूंढना फिलहाल विपक्ष के लिए थोड़ा असहज है। लेकिन जनार्दन तो जनता है, वही तय करेगी आने वाली दिशा भी और दशा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो सीएए कानून लागू होने के बाद जिस तरह से विपक्षी खेमे में हलचल मची है, समाजवादी पार्टी से लेकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तक इस कानून का विरोध करते हुए नजर आ रही हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि मुस्लिमों को इससे बाहर क्यों रखा गया है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी जी, मुस्लिम स्कॉलर, जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ रतन तिवारी जी, कांग्रेस से नेता, जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रदीप भटनागर जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप जी, पहला सवाल आपसे ही, सीएए कानून जिस तरह से लागू हुआ है और कानून लागू होने के बाद बीजेपी तो साफ तौर पर कह रही है कि अपनी
गारंटी को पूरा कर लिया गया है, लेकिन जिस तरह के सवाल अलग अलग जगहों से उठकर सामने आ रहे हैं कि एक तो इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल है कि चुनावी लाभ लेने के लिए सीए कानून इतनी देरी से लाया गया और इसे लागू कराया गया है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि समाजवादी पार्टी के ये नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या तमाम देशों में मुस्लिम प्रताड़ित नहीं हो सकते? यदि वो हो सकते हैं और यदि उनको तकलीफ हो तो इस कानून से उन्हें बाहर क्यों रखा गया है? बिल्कुल, सबसे पहले तो वो जिन लोगों ने ये सवालात करे हैं और जिन सवालों को आपने मुझे बोला उनसे सीधे पूछ लीजिए कि यह 57 कंट्री मुस्लिम बन गई है, कोई एक कंट्री ऐसी है जो हिंदू को ले लेगी? ये 57 कंट्री में किसी ने विरोध कराए? नहीं, लेकिन प्रदीप जी, पाकिस्तान के इंडिया सेक्युलर है ना, इंडिया सेक्युलर है ना, अभी कोई धर्म के आधार पर राष्ट्र घोषित तो हुआ नहीं है। हम सेक्युलर कंट्री है तो सवाल तो पूछा जा सकता है। नहीं, बिल्कुल पूछिए, कोई उसमें वो नहीं है, मगर कम से कम ये भी तो बताना चाहिए ना कि उन्हें ये भी तो इस चीज के बारे में बोलना चाहिए। अगर सबको समान नागरिक की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो 28% हिंदू रहता था, आज वो 1.2 क्यों रह गया? पूछ लीजिए, बांग्लादेश से ही पूछिए कम से कम, भाई हिंदू आपके यहाँ इतना था, 30-31% हिंदू था, उसे क्यों प्रताड़ित करके भगा दिया गया? नहीं, उनका सवाल प्रदीप जी, नहीं, उनका सवाल जाने दीजिए। 57 कंट्रीज में मुस्लिम है, वो ठीक है, वो मुद्दा अलग है। उनका सवाल यहाँ पर ये था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश में अगर कोई मुस्लिम प्रताड़ित होता है तो उसके लिए क्या रास्ता है? देखिए, कानून जो बनाया गया है ये उनके लिए बनाया गया है जो देश के अंदर जो हिंदू आए हुए हैं हमारे यहाँ बांग्लादेश और अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, सबसे पहले उनको नागरिकता मिलेगी। जैसे अगर आपने बात करी, अगर कोई मुस्लिम मांगता है कि उसके लिए वो नहीं है, जो कानूनी शरण होती है, जो दी जाती है एक विदेश मंत्रालय के माध्यम से, वो मिलेगी। क्या तस्लीमा नसरीन नहीं रहती है? और कोई और मुस्लिम स्कॉलर नहीं है क्या जो मुस्लिम कट्टरपंथियों डर के अपने देश छोड़ के इंडिया में रह रहे? काफी सारे, तो उन्हें क्या भगा दिया गया लंबे समय से? ठीक है, आपकी बात में मैं शोएब सिद्दीकी जी के पास आती हूँ, उनसे जानने की थोड़ा सा दे दीजिए। तो जवाब तो ये कांग्रेस को भी देना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जब बांग्लादेश युद्ध हुआ था, 1 करोड़ शरणार्थी आए थे, उनको क्यों नहीं अभी तक क्यों नहीं उनको नागरिकता दी गई? अब नागरिकता क्यों मिलेगी उन्हें? ये सवाल उठेंगे नहीं क्या? ये जरूरत जो 70 साल पहले थी या 50 साल पहले थी, उसको जरूरतों को पूरा क्यों नहीं करा गया? सरकार क्या ये कह रही है जो इस देश का नागरिक है, जिसका आधार कार्ड पहचान पत्र बना हुआ है, वो तो देश का नागरिक है ही। मैं इसका जवाब आप दीजिएगा। मगर सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो ह्यूमर फैलाया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में कि देश की अशांति कैसे दूर की, अशांति फैलाई जाए, ह्यूमर गलत फैलाया जाए, थोड़ा सा अपने चुनाव रणनीति के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। देखिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो इस देश के पूर्वज जिनके यहाँ सपुर्दे खाक हुए हैं वो यही रहेंगे। ये तो कहने वाली बातें हैं और लोग इनके शिकायत में ना आए। ये तो केवल इन्होंने मुस्लिम समुदाय पे, अन्य समुदाय पर राजनीति करी है, केवल उनका भला नहीं सोचा है। ठीक है, आती हूँ मैं, शोएब जी आपके पास आती हूँ। रतन जी जवाब दीजिएगा आप पहले। देखिए, ये जो सीएए जो प्रधानमंत्री जी ने जो लाया है कल, आपको पता है कि यह 2019 दिसंबर में लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ था और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति जी ने इस कानून पे अंतिम मुहर लगाई थी जी। और आपको भी पता है, भाजपा के मित्र को भी पता है, 3 से 6 महीने में इसे लागू करने का संविधान में प्रावधान है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा 9 बार खटखटाया और 9 बार इसकी टाइमिंग को बढ़ाने का काम किया। आज लोकसभा का चुनाव 1 महीने बचे हैं और 1 महीने के पहले ये सीए ला रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान की लोगों की चिंता है, अफगानिस्तान की चिंता है, बांग्लादेश की चिंता है, लेकिन भारत में रह रहे उन लोगों की चिंता नहीं है जो गरीबी से परेशान है, जो बेरोजगार बन के घूम रहे हैं, किसान सड़कों पे है, महंगाई आसमान पे है। भारत के, हिंदुस्तान के लोगों की भी चिंता नहीं है। और आज देखिए ना, आज देखिए कि प्रियंका जी कि राम मंदिर का इन्होंने बहुत तमाशा किया, राम मंदिर का श्रेय बनाने का काम किया, लेकिन राम मंदिर की हवा तो बनी, पूरा देश राममय हुआ, लेकिन पूरा देश बीजेपी में नहीं हुआ। और आप देखिए, इलेक्ट्रॉन बोर्ड के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया, इनके तमाम लोगों के नाम के खुलासे होने वाले हैं। उसके बाद आप देखिए, ये बौखलाहट थी, ये घबराहट थी, इन्होंने सीए लाकर ध्यान को भटकाने का काम किया है। लेकिन जनता समझदार है, जागरूक है
कुछ होने वाला नहीं है। आप देखिए इनके दो सांसद टिकट दर्शन वापस तिवारी कर जैसे रहे हैं, लोग, दो तो यही लगता है सांसद बिल्कुल इस्तीफा देके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कहीं न कहीं भाजपा में बौखलाहट और मायूसी चरम पे छाई हुई है और 2024 में इनकी करारी हार सामने है। इसके लिए इस तरीके से प्रोपेगेंडे अपना रहे हैं। टीवी पे आने के लिए चलिए ठीक है, सरकार ला रहे थे, ठीक है, अरे एक महीने मुंह छुपाए फिरे थे, टीवी पे नहीं आए थे। हिंदुस्तान की चिंता करिए, 5 राज्य था भट्टाचार्य जी, हिंदुस्तान के लोगों की चिंता करिए, पाकिस्तान की चिंता, बांग्लादेश की चिंता, अफगानिस्तान की चिंता करने की जिम्मेदारी उन देशों की है। नहीं तो रतन तिवारी जी, जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में वो तमाम शरणार्थी जश्न मना रहे हैं, भले ही उनके पास नागरिकता ना हो, लेकिन रह तो वो भारत में ही रहे थे ना 2014 के बाद से, 2015 से, तो अगर उनको खुशी मिल रही तो आपको आपत्ति क्या है? अरे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा कहने का मतलब आज भी हिंदुस्तान में लोगों के घर पे छत नहीं है, आज भी हिंदुस्तान में लोग गरीबी में जी रहे हैं, आज भी लोगों के पास राशन नहीं है, आज भी युवा बेरोजगार नहीं तो आपको क्या लगता है कि कल एक कानून का नोटिफिकेशन जारी करने से सरकार के तमाम काम बंद हो जाएंगे? प्रियंका जी, आप इनसे पूछिए ना कि 4 साल 3 महीने तक ये क्या कर रहे थे। हाँ, वो सवाल तो मैं पूछ ही रही हूँ। आपको दिक्कत सीएए से नहीं, आपको दिक्कत टाइमिंग से है। टाइमिंग से दिक्कत है और हिंदुस्तान के लोगों की समस्याओं को समाधान करिए। बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगी, लेकिन इससे पहले मैं शोएब जी का रुख करूंगी। शोएब जी हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर बने हुए हैं। शोएब जी, सीएए कानून की जो बात हो रही है और तमाम जो इसमें धर्म शामिल है, मुस्लिमों को इससे बाहर रखा गया है, इस पर सबसे पहले तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में नुकसान होगा? देखिए मैडम, ऐसा है, जो आने वाले कल के मसाइल है, सोचिए उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। ये मुल्क की अगर मुस्तकबिल की बात करी जाए तो बहुत से कानून बनाए गए जिसको मुस्लिम समुदाय ने सर आंखों पर रखा। अब जिस तरह की बात अभी एक भाई हमारे कह रहे थे कि इलेक्शन करीब आ रहा है, इसकी बात रखी गई है। जाहिर की बात है, ये हिंदुस्तान जो है गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है और इसमें कई तरह के मजहब के लोग रहते हैं और इस तरह कानून लगने के ऊपर इस तरह की कई मजहबों की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरी गुजारिश प्रधानमंत्री जी से भी है, खास प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि हर समुदाय के लोगों को बैठा के इस पर एक बड़ी चर्चा की जाए। इस चर्चा के बाद क्या रिजल्ट निकल सकता है, क्योंकि देखिए इसको लगने के बाद कई दिक्कतों का सामना होगा, जाहिर सी बात है। इसलिए एक समुदाय नहीं, जैसे लोग कहते नहीं, आप शोएब जी, आपसे सवाल मेरा एक ये है कि आपको सीएए से आपत्ति है या इसमें आप मुस्लिम को शामिल कराना चाहते हैं? देखिए सीए से, देखिए हमारे नबी ने फरमाया है कि मुल्क की बहारी आधा ईमान है, तो लग जाएगा, जाहिर की बात मुझे कबूल है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि वो भी कोई भी आदेश ऐसा हो जो मुल्क के आवाम के खिलाफ हो तो ना हो तो बेहतर है। इससे क्योंकि आएगा तो इसमें प्रधानमंत्री ने कुछ गाइडलाइनें दी है जो मंदिर यहाँ पर अभी आ रही है और उसमें मेरी गुजारिश भी मुस्लिम समुदाय हर समुदाय से है कि उसको फॉर्म भर के उसको कम्प्लीट किया जाए। अब आप देखिए बहुत खास बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जब भी इस मुल्क में कोई बात आती किसी तरह की आती है तो टारगेट में मुस्लिम समुदाय भी आया जाता है। ये चीज गलत है। अगर ये कानून आता है जाहिर सी बात हर समुदाय के लिए रहेगा, उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर आप बताइए, एक मिसाल दे रहा हूँ, किसी मदद की अगर किसी की मदद पे कोई बात आती है तो जाहिर सी बात है हमारा आलिमों को बैठना पड़ेगा, इससे बात करना पड़ेगी कि सीए के बाद क्या दिक्कतें आएंगी। जिस तरह भी अभी एक कानून आएगा उसमें आप तलाक की बात आ रही थी, तो तलाक में क्या दिक्कतें, हमारे वहाँ लड़की खुला मांग सकती है, लड़का तलाक दे सकता है। नहीं, लेकिन शोएब जी एक बात बताइएगा आप मुझे, यदि आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं, भारत के मुसलमानों से तो इस सीए का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों की बात हो रही है, जिसमें पाकिस्तान से किस तरह का रिश्ता है ये बेहतर तरीके से आप जानते हैं। क्या आपको नहीं लगता आपकी जो मांग है वो ठीक है, उस पर सरकार क्या फैसला लेती है वो जायज है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इसे शामिल किया जाएगा तो खतरा भी बढ़ेगा? देखिए, अगर किसी मुल्क की बात आ रही है तो मैं आपको चैलेंज के साथ कह दूं कि कुछ लोग होते हैं, वो हर जात में होते हैं, हर पार्टी में, समुदाय में होते हैं, जो मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। उसमें आम इंसान नहीं होता, वो किसी समुदाय का हो। और मेरी गुजारिश है कि अगर इस तरह को हरकतें करता है, देखिए पाकिस्तान बांग्लादेश में मतलब नहीं है, मुझे हिंदुस्तान से मतलब है, मुझे अपने हिंदुस्तान की बात कर रही है। जहाँ लड़का बेरोजगारी से जूझ रहा है उसकी बात कर रही है, जहाँ पर जो संकट पैदा हो रहे हैं दवाओं के मरीजों के, मुझे उसकी बात करनी है। आप लोग डिबेट को दूसरा रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो मतलब ही नहीं, मुझे सिर्फ मतलब अपने मुल्क से एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है लाकर का रेसिडेंट को खाते वतन कफन में, ये मेरा ईमान अपने मुल्क के लिए है। तो मेरी गुजारिश आप सभी से
इस तरह करने के बाद किसी मुल्क ठीक है, का मैं नाम प्रदीप ले। जी से जवाब लेती हूँ आपके सवाल का। प्रदीप जी, यहाँ पर शोएब जी का साफ, जहां तक मुझे समझ में आया है, उनका दो कहना है। एक तो ये कि वो चाहते हैं कि दुनिया भर में कहीं पर भी यदि प्रताड़ित मुस्लिम भी हो तो उनके लिए इस कानून के दरवाजे खुले होने चाहिए। दूसरी बात सीएए को लेकर यहाँ पर आपत्ति शोएब जी और इनके जैसे तमाम लोगों को ये है कि यदि कोई कानून ऐसा आता है जो एक वर्ग को आहत करता है तो इससे बेहतर है कि वो कानून ना आए। मैं भी छोटा सा उदाहरण दे दूं आपको भी लेटेस्ट अभी में, पुरानी बातों पर नहीं जाऊंगा। अभी आपको पता है कि फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, हमास में चल रहा है ना। आपको पता है हमास को ले नहीं रहे फिलिस्तीन, ना सीरिया ले रही, और वो दो मुस्लिम कंट्री है। पता फिलीपींस के लोगों तक को एंट्री नहीं देता है, क्या नाम है, तुर्की। तुर्की कहता है हमें जरूरत नहीं, ना हमें किसी कंट्री की चाहिए, हमारे पास बहुत है। और जब सबसे बड़ा वो मुस्लिम साबित करने को, अपने को साबित करने के चक्कर में था तुर्की, मगर तुर्की जैसे ने भी बंद कर रखा है। क्यों? मुस्लिम सब एक नहीं होते, क्यों नहीं करा? वो कहते जी ये जो फिलिस्तीनी आते ये यहाँ आतंकवाद फैलाते, यहाँ गुंडागर्दी करते, इसलिए सबकी जगह बंद कर रखी। ये वही लोग हैं जो फिलिस्तीन के लिए झंडे उठा देते हैं। अरे आइए अब चलते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, लेकिन नागरिकता की बात चल रही है। तो इस देश में रह रहा है, देश से कहाँ निकाला जाएगा उसको? हाँ, एक बार गांधी परिवार को जो जरूर निकाला जा सकता है, क्योंकि बाहर के आए हुए, क्योंकि कभी देश की बात नहीं करते, कभी देश के हित में नहीं खड़े होते। इन जैसों को तो जरूर कैंसिल करके बाहर भेजना चाहिए। नहीं, एक बात बताइए, जब नहीं प्रदीप जी, अगर आप हमास और इजराइल की बात कर रहे हैं तो वो उदाहरण ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया में आप एक ही चश्मे से तो सभी लोग को नहीं देख सकते ना। लोग दो तरह के होते हैं, एक टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाले और एक टेररिज्म को सपोर्ट ना करने वाले लोग। जो लोग नहीं सपोर्ट करते हैं, क्या उनके लिए भारत के दरवाजे बंद है? जी, क्या पाकिस्तान में हिंदी नहीं बोली जाती? क्या हिंदी भाषी नहीं पूरा पाकिस्तान हिंदी और पंजाबी भाषी है जो हमारे देश में चलती है? तो वहाँ नागरिक जो रहते हैं तो भारत से जब कन्वर्ट होकर इधर नहीं आए और वो सोच के रह गए कि नहीं भाई ये मेरा मुल्क है, ये मेरी धरती है पाकिस्तान, तो अरे प्रदीप जी, सवाल यहाँ पर ये नहीं है। सवाल यहाँ पर ये है कि यदि कोई मुस्लिम है, सीधे साधे रास्ते पर चलता है, टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता है, तो क्या उसके दरवाजे भारत के लिए बंद हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बंद नहीं है, ये गलत है। जो आ रहा अच्छा नागरिक कोई आ रहा है, शरण मांग रहा है कानूनी तरीके से, उसके लिए बिल्कुल कोई दरवाजे बंद नहीं है। मैंने कहा ना, तस्लीमा नसीम जैसी बहुत सारे लोग यहाँ रह रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। क्या वो नहीं दिखते क्या इन लोगों को? उन चीजों को उदाहरण दे रहा हूँ मैं। ठीक है, दारा सिंह जी हमारे साथ, हाँ, आती हूँ मैं आपके पास में। ठीक है प्रदीप जी, मुझे समझ में आ गया, मैं आपके पास आती हूँ दूसरा सवाल लेकर। दारा सिंह जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दारा सिंह जी, सीए कल से लागू हो गया है, तमाम लोग आपत्ति कर रहे हैं, सपा सुप्रीमो के द्वारा भी जिस तरह एक्स पर पोस्ट साझा किया गया है, आपको क्या आपत्ति है? सीए जो तमाम लोगों के लिए लागू हो रहा है, लोग जश्न मना रहे हैं, हालांकि मुस्लिमों को उससे जरूर बाहर रखा गया है, लेकिन उसके पीछे एक तर्क और भी है कि उससे इतर भी तो वीजा मिलता है, उससे इतर भी नागरिकता मिलती है रहने के बाद में, तो वो एक रास्ता जरूर खुला हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो कहावत एक सुना होगा आप लोगों ने, घर के लड़का खोए की तरफ से समझाने का गरीज है। देश के जो हमारे अल्पसंख्यक साथी हैं या हमारे भाई हैं, उनको जिस तरह से अपमानित करना, उनको बदनाम करना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ही कर रही थी। चुनाव आया तो हमदर्दी जाग जाएगी, मोह माया आ जाएगा, सब कुछ आ जाता है। ये वही लोग हैं जो कहीं मोहम्मद बनकर मुख्यमंत्री जी को धमकी दे देते हैं और बाद में जब जांच होती है तो कुछ और निकलता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो ये दोहरा चरित्र अपनाती है, इनका चरित्र पूरा देश जानता है और ये क्या कर सकते हैं, कितनी हद तक गिर सकते हैं, कहाँ बिक सकते हैं, कहाँ झुक सकते हैं, इनको कोई अंदाजा नहीं। पूरा देश जानता है कि इस समय किसान से लेकर नौजवान सब परेशान। अगर इनसे अभी विकास के बारे में पूछोगे तो ये डिबेट छोड़ के भाग प्रदीप जी, आपका जवाब आप दीजिएगा मुझे इस पर, समझ गए? और अगर ये जहाँ इनको हम अभी पूछ लेंगे और अखिलेश बताइए काम करा और किसने करे क्या है? अरे पहले सुन लीजिए, जनरेटर मत स्टार्ट कीजिए, जनरेटर अभी थोड़ा बंद रखिए, पहले सुन लीजिए, ठीक है? अभी विकास के नाम पर पूछने लगेंगे। आप बताइए, अभी जहाँ प्रधानमंत्री जी आए थे, नरेंद्र मोदी जी आजमगढ़ में, वहाँ पे एक हत्या हो गई, वो लाश क्यों छुपा दी गई, उसका मैटर क्यों छुपाया गया? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। पहले सुन लीजिए, तो देखिए, कितना है मुस्लिम समुदाय सबसे पहले ये मुस्लिम को कल जलते थे, आज जलते हैं। लखनऊ के अहमदनगर में मुस्लिमों के घर तोड़े गए, सिर्फ मुस्लिम के ही घर तोड़े गए। इनके अधिकारी वहाँ कुछ रहते थे, उनके घर नहीं टूटे, इनके जो रिश्तेदार थे उनके घर नहीं टूटे। तो
ये भारतीय जनता पार्टी सिंह के पास, है, समाजवादी जलती पार्टी के है। पास, अगर ये या तो बेचारे कोई वही हैं, पार्ट ले ले, मुस्लिम मुजफ्फरनगर में दंगा का हो कराते, जाएगा, लठमार हो मुजफ्फरनगर में जाएगा। दंगा कराते, फिर अखिलेश यादव दोबारा जाते नहीं आज तक। भारतीय जनता पार्टी वाले सबसे बड़ी यही है। तो थोड़ी देर अगर ये इतने बात कर रहा हूं ना, हितकारी थे तो ये भारतीय तो आप जनता सारे पार्टी आके के जो ऊपर जनता दंगे प्रदीप जी करने सुन को लीजिए, तैयार नहीं। प्रदीप जी दारा सिंह जी की बात सुन लीजिए और उसके बाद आप जवाब दीजिएगा जी। समझ गए? तो इनसे अभी पूछ लीजिए, भैया हो आपने कहा था महिला सुरक्षा, तो कहेंगे हमने कहा ही नहीं था, जुमला था। नहीं दारा सिंह जी, आज सीए के मुद्दे से मत भटकिए। आप सब दुनिया भर के मुद्दे ले आते हैं, जिस मुद्दे पर बहस है उसी पे बात करें। देखिए आपने 370 सुना था कि इनके पास कितने बोलने के लिए पैसे वो हमें तो कितना बोले। लाभ होगा, इन्होंने बताया था। बेचारों ने अब क्या पहले हो रहा, मुंडन करा वहाँ लिया, रखने के बाद क्या हो रहा, पहले हार मान लोग ली। रो रहे हैं ना, वहाँ के वीडियो आ रहे हैं ना, मणिपुर में बोले, विदेशों के नहीं वीडियो दारा सिंह जी, आप सीधे सीए पे बात करें। सीए से आपको क्या क्या आपत्ति है, उस पर आप बात करें। इससे फायदा क्या हो भारतीय जनता पार्टी बताए। प्रदीप जी अब आप जवाब दीजिएगा। बताइए जनरेटर जी, इससे फायदा क्या है? देखिए ऐसा है, समस्या नहीं देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं दारा सिंह जी। समस्या यही है जी ये विचारों ने सदैव उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म नैतिक राजनीति करी है, इसलिए विचारों को क्या पता इंसानियत क्या होती है, गरीबी क्या होती है, शोषित क्या होता है, इन्हें क्या पता। शोषितों को खून चूस के अपना घर और जेब भरने वाले लोग ये क्या बताएंगे। आज ये फायदे पूछ रहे हैं, मैं बता दूं जाके मिली उन महिलाओं से मणिपुर में जाके मिली। गरीबों का इको पश्चिम बंगाल भी कुछ बोल दीजिए, यूको गार्डन में लड़के क्या हुआ, प्रियंका जी जा रही है पश्चिम बंगाल, लेकर मैं सोई उनके पास संदेश खाली जा रही है, गला फाड़ के चिल्लाते हैं, जा रही है संदेश खाली। मणिपुर नहीं जाते हैं मणिपुर, तो आप सुनिए चली गई क्या मणिपुर? अरे हमारे वही मणिपुर क्या? बात हुई है। अरे रणछोड़ जैसे लोग हो उत्तर प्रदेश नहीं, मुद्दे पे आइए, सीए पे आइए। रतन तिवारी जी सीए पे आइए। अरे प्रियंका जी, भारत के लोगों की चिंता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की चिंता है, अफगानिस्तान की चिंता है, अफगानिस्तान की। अरे रतन तिवारी जी, 2015 के पहले से वो भारत में रह रहे हैं, तो आप उन्हें भारत का नहीं मांगते? 13,000 लोग हैं मात्र जिनसे सीए को लाभ मिलेगा। प्रियंका जी 13,000 नहीं 31,000 लोग हैं, उसे आप दुरुस्त करिए। और मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये गलत टाइमिंग पे ये बिल लेके आई है, इस कानून को इन्होंने लागू किया है उसकी। और दूसरी बात, यह जो कानून है उसमें मुसलमानों को अलग क्यों रखा गया है, ये भी समस्या है। और दूसरी बात यह है कि जब भारत आजाद हुआ था, धर्म के आधार पे इसका बंटवारा हुआ था प्रियंका जी, लेकिन उस नहीं तो रतन तिवारी जी, एक बात आप भी डिसाइड कर लें। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की चिंता क्यों है, अफगानिस्तान की चिंता क्यों है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को बाहर क्यों रखा गया। तो कोई भारत के मुसलमानों को बाहर थोड़ी ना रख दिया गया, ये तो पाकिस्तान के मुसलमानों को बाहर रखा गया है ना। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी को पाकिस्तान की चिंता है, फिर आप नहीं पाकिस्तान की चिंता कर रहे हैं, आप मुझे बताएं। ये जो लोग आए हैं ये कहाँ से आए हैं? ये पाकिस्तान से और अफगानिस्तान और बांग्लादेश से ही आए हैं ना। तो उन्होंने भारत को क्यों नहीं चुना था? जब देश बंटवारा हुआ था, इन्होंने हिंदुस्तान को छोड़ के अफगानिस्तान। नहीं तो रतन तिवारी जी, आप कहना चाहते हैं कि देश आजाद होने के बाद आप किसी को नागरिकता नहीं देंगे? नागरिकता तो वैसे भी दी जाती है ना। आप देखिए ना, 4 साल 3 महीने तक इन लोग क्या कर रहे थे प्रियंका जी? 1 महीना चुनाव है, ये बिल लेके आ रहे हैं, इसको लागू कर रहे हैं। आज इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे 6,000 करोड़ का भ्रष्टाचार उजागर होने वाला था, और प्रधानमंत्री जी ने ये लागू इसलिए किया है। इनके खेमे में इतनी हताशा है, एक के बाद एक सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं, एक के बाद एक लोग टिकट वापिस कर रहे हैं। ये टैक्स चोर से पूछना चाहता हूँ कि भाई आपने टैक्स चोर पर आता पैसे का शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हो रहा है, और ये टैक्स चोर बैठे हैं, जनता का ध्यान भटकाने का काम सवाल का जवाब चाहिए। ये टैक्स चोर बता दें, युवाओं की चिंता नहीं है, देश के महिलाओं की चिंता नहीं है, इस देश के किसानों की चिंता नहीं है। महंगाई से लोग परेशान है, बेरोजगारी से लोग परेशान है, किसान सड़कों पे है, देश में त्राहिमाम मची है, और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की चिंता कर रहे हैं। वही इनकम टैक्स में टैक्स बैंक इनके जो सीज कर दिए, क्यों कर दिए? अरे इतनी चिंता है तो पाकिस्तान चले जाइए, इतनी चिंता है तो अफगानिस्तान चले जाइए, इतनी चिंता है तो बांग्लादेश चले जाइए। कहते ना ये टैक्स चोर बोलेंगे नहीं कि हमारे फ्रीज क्यों हो गए,
क्योंकि इनकम टैक्स तो ये रंगा बिल्ला जो है ना भाजपा के दोनों रंगा बिल्ला इस देश के संविधान को चूर करना चाहते हैं, इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। प्रियंका जी, अभी आपने पेपर में पढ़ा, एक सांसद ने कहा कि 400 सीट आएगी तो संविधान को हम बदल देंगे। ये चाहते क्या है? इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? ये रंगा बिल्ला इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, और ये हम होने नहीं देंगे। कांग्रेस ने बहुत आबाद कर दिया ना राजस्थान, तो कांग्रेस ने क्या नहीं दिया इस देश को? भोजन का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, ITI दिया, इस देश को कहां से कहां पहुंचाने का काम। चलिए ठीक है दारा सिंह जी फाइनल कमेंट दीजिएगा सीए के मुद्दे पर। ये देखिए 10 साल से इनकी सरकार थी, चुनाव आ गया, ये इन पर लाछन लगाते हैं, उन पर लाछन लगाते हैं। हम बताइए 10 साल में अगर जनता ने तुम्हें, कांग्रेस इतनी बुरी थी, जनता ने तुम्हें चुना तो तुमने क्या किया? क्या क्या किया बताइए? है कोई सबूत, गवाह है कुछ आपके पास? बंद हो गया नहीं, वो तो बताते हैं, वो तो गिनाते ही रहते हैं दारा सिंह जी, फिर आप उनकी बातों को नकारते हो। तो 370 से लेकर राम मंदिर और उसके बाद सीए को भी चुनाव में गिनाएंगे, वो तो गिनाएंगे। ये परिवारों को बचाने में लगे हुए, ये परिवारग्रस्त लोग हैं। कहाँ पे विश्वविद्यालय बनवाया है? मतलब नहीं है। देखो इनको पानी तो नहीं, बेहोश हो जाएंगे ये। नहीं तो विश्वविद्यालय आपको उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट की संख्या तो गिनाते रहते हैं, मुझे लगता है गिनी होगी आपने। अरे हैं कहाँ पे? ये तो दिखाएं, फीता तो काट देते हैं प्रदीप जी, नाम का। बताइएगा दारा सिंह जी को। नाम कोई और कर रहा है, इनको बताने से तो फायदा नहीं है। ये बेचारे, ये जो है ये गांधी जी के तीन बंदर है, ना इन्हें अच्छा दिखता, ना अच्छा सुनते और ना ही अच्छा देखते। चलिए मुद्दे पर आती हूँ। शोएब सिद्दीकी जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए ऐसा है, आपने इस डिबेट को आपने भी दूसरा रुख दे दिया, और ये नहीं, मैं दूसरा रुख देने की कोशिश नहीं कर रही, पर रतन तिवारी जी और दारा सिंह जी को सीए पे बात नहीं करनी थी जी। मैंने देखिए हमेशा मैंने आपसे एक बात कही कि टारगेट मुसलमान होता है। मैं कहता हूँ मैं किसी मुल्क की बात क्यों करूँ, मैं अपने हिंदुस्तान की बात करता हूँ। मेरे हिंदुस्तान में पढ़ाई का स्तर कहाँ जा रहा है? आप बताइए किस पे कौन बात करेगा? अस्पतालों में दवाएं नहीं मिली, इस पे बात कौन करेगा? सरकारी डॉक्टर 2-2 लाख तनख्वाहें ले रहे हैं और घर प्राइवेट दे रहे हैं, इस पे बात कौन करेगा? प्राइवेट स्कूल है जिसकी फीसें 70,000 रुपए बच्चे की है, 2-2 लाख रुपए साल की आ रही, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, जाहिर का बच्चा में एडमिशन ले रहा है, काबिल के बच्चे जो घर पे पढ़ रहे हैं म्यूनसिपालिटी के, इसमें बात कौन करेगा? बात समझने की बात की है। देखिए सियासी पहलू भी इसमें है, दोनों पहलू भी है। कुछ पार्टियां इक़्तिदार में आने के लिए इसको बुलाना चाह रही है, जो इक़्तिदार में मौजूद है वो आगे आने के लिए इसको बुलाना चाह रही है। मेरा सिर्फ ये कहना है गंदा जमनी की तहजीब, इसको हटाने की कोशिश ना करें। जो मुल्क अपने हिसाब से चल रहा है चलने दे, और जाहिर सी बात अगर कोई कानून लागू होगा तो उसको माना जाएगा। और मैंने हमेशा से कहा है कि संविधान के बाद कोई नहीं है। चलिए ठीक है, 5 सेकंड लीजिएगा रतन जी, फाइनल कमेंट। ठीक है, समय नहीं है मेरे पास ज्यादा जी। देखिए प्रियंका जी, इन्होंने जो कानून लाया है इस टाइमिंग के खिलाफ हम बात कर रहे हैं। यह कानून जो है 1 महीना पहले चुनाव है, उस चुनाव के ठीक पहले लाके इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में जो 6,000 करोड़ का इन्होंने घोटाले किए हैं, उस घोटाले को दबाने का काम ये कर रहे हैं। और विपक्ष जो है इनको शांति से बैठने नहीं देगा। लगातार इस देश की आवाज को हम उठाते रहेंगे, सड़क से लेकर संसद तक इन्हें घेरते रहेंगे और इनके घोटालों को हम उजागर करते ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रदीप जी, रतन जी, शोएब सिद्दीकी जी और दारा सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से सीए कानून लागू होने के बाद में उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में विपक्षी खेमे से विरोध के सुर बुलंद होने शुरू हो चुके हैं, अलग अलग राय लोगों की निकल कर सामने आ रही है। और साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर का ये कहना है कि मुस्लिमों को सीए से बाहर क्यों रखा गया है, इससे एक वर्ग आहत होता है। अब देखना ये होगा कि तमाम तरह की राय सुनने के बाद भी क्या कोई बदलाव आगे आने वाले समय में होता है, या सीए का यही कानून, मौजूदा कानून इसी तरह लागू रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।